हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स मेथड के सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं डायरेक्ट देख करके कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इन टोटल का कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एकदम कंसंट्रेट होकर देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का बात करते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बोले तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम एक सॉल्यूशन। तो कम से कम एक सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसा समझिए कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास अगर यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी कंसिस्टेंट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be consistent if it has at least one solution। यानी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। यानी ऐसा समझिए कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट वन होना चाहिए, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकंसिस्टेंट का बात करते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट में आपको क्या बताएं कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन यानी कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, सीधे होता है नो सॉल्यूशन। यानी अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन का केस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। तो फाइनली देखा जाए अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अगर यूनिक और इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और आपको बोला जाता है कि उसको आप सॉल्व कीजिए, तो हम लोग सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब काफी सारा आंसर निकलेगा, कोई लिमिटेड नहीं है तो छोड़ देते हैं। नो सॉल्यूशन है, इसको भी सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दे करके और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब टॉपिक पे हम एक एक करके केस वाइज बात कर रहे हैं। बस आपको वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखते रहना। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यानी मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको हम कंसेप्ट डबल वेरिएबल और ट्रिपल वेरिएबल दोनों के लिए बता देते हैं। दोनों में लगभग सेम ही है, कोई खास डिफरेंस दोनों में जो है आपको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले हम डबल वेरिएबल पे बात करते हैं। तो अगर डबल वेरिएबल पे बात करेंगे तो एक साथ आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई बोल सकते हैं। ट्रिपल वेरिएबल देगा तो बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। तो उसमें एक साथ आपको तीन इक्वेशन देगा। फिलहाल डबल वेरिएबल का बात करते हैं। तो हम सपोज करते हैं इक्वेशन, थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा किस फॉर्म में मानते हैं। तो a1x प्लस b1y इक्वल c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल क्या मानते हैं, c2। डबल वेरिएबल है, एक साथ दो इक्वेशन देगा। ट्रिपल रहेगा, एक साथ तीन इक्वेशन देगा। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे रहा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, इस फॉर्मेट में पहले आपको लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है, इसमें तीन मैट्रिक्स सपोज करना है। एक को जनरली हम लोग a मानते हैं, दूसरे को b मानते हैं और तीसरे को x मानते हैं। तीनों कैपिटल में लिखे हैं। ये जो मानेंगे तो यहाँ पर डबल वेरिएबल है, यानी 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। b के बारे में बात करते हैं तो b का ऑर्डर क्या होगा, तो 2x1 होगा, 2x1।
और x का भी जो ऑर्डर बनेगा क्या बनेगा 2/1 बनेगा। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए पहले रो देन कॉलम लिखा जाता है। अब ए बनाएंगे ना, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पहले इक्वेशन में आप आ जाइए, पहले इक्वेशन में, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट b1, तो यहाँ लिखेंगे a1 b1, फर्स्ट रो में दोनों को डाल दिए। सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो x का कोफिशिएंट a2 और y का कोफिशिएंट b2, तो इसको सेकेंड रो में डाल देंगे a2 b2, यानी 2/2 ऑर्डर का हमारा a जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब आते हैं b में, तो b में क्या करते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट दिख रहा है ना c1 c2 जो वेरिएबल से फ्री है, इसको डालते हैं किस ऑर्डर के बेसिस पे, तो 2/1, तो इसमें देख रहे हैं ना रो आपका 2 है, कॉलम कितना है 1 है, 2/1। एक्स में आते हैं तो इसमें वेरिएबल को डालते हैं, तो इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारा एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें देखना है कि एक मैट्रिक्स ए बना, एक मैट्रिक्स बी बना और एक मैट्रिक्स क्या बना एक्स बना। आइए हम ट्रिपल वेरिएबल के लिए भी लिखते हैं, इसके बाद हम आगे कंसेप्ट में बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं ट्रिपल वेरिएबल में, तो ट्रिपल वेरिएबल में सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करते हैं, आपको बताएं कि ट्रिपल वेरिएबल जब रहेगा तो एक साथ 3 इक्वेशन देगा। तो सबसे पहला इक्वेशन जो होगा इसको हम मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1। दूसरे को हम मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। एंड तीसरा जो हमारा होगा इसको हम सपोज करेंगे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल क्या हो जाएगा d3 हो जाएगा। समझिए आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया और इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसमें भी 3 मैट्रिक्स को ही लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखें a,b,x, कैसे लिखेंगे कंसंट्रेट होकर देखिएगा। इसमें ट्रिपल वेरिएबल यानी 3 वेरिएबल है एक साथ, तो आपका ए जो मैट्रिक्स लिखा जाएगा 3/3 का होगा। ए में क्या क्या एलिमेंट आएगा ध्यान से देखिएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट, फिर वाई, फिर जेड फर्स्ट रो में, यानी लिखेंगे a1 b1 c1। ऐसे यहाँ से आ जाएगा a2 b2 c2, फिर आ जाएगा a3 b3 c3। इसके बाद आपको क्या लिखना है मैट्रिक्स बी लिखना है, तो बी के लिए आपको बताएं कि जो भी कांस्टेंट है उसको डाल दीजिए यहाँ पे d1 d2 d3, ठीक है, यानी वर्टिकल तरीके से डाल देना है। फिर इसके बाद किसको लेना है, तो x को, ट्रिपल वेरिएबल है तो भी वर्टिकल में डाल दीजिए x y z। तो इस टाइप से आपको सपोज करना है। ये डबल वेरिएबल के लिए रहेगा तो ऐसे सपोज करना है, ट्रिपल वेरिएबल के लिए रहेगा तो ऐसे सपोज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देगा ना तो देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करा देंगे, फिलहाल कंसेप्ट समझिए। तो डबल वेरिएबल है तो वैसे हम लोग a,b,x लिख लेंगे, और ट्रिपल वेरिएबल है तो वैसे a, b और x को लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स x दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर दे, दोनों केस में आपका डबल वेरिएबल हो या ट्रिपल वेरिएबल हो या फिर इससे ज़्यादा भी वेरिएबल हो, जनरली 3 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं रहता क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो अगर आप मैट्रिक्स ए और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी a इंटू एक्स कर देते हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो है ऑलवेज बी के इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट्स कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए का ऑर्डर क्या है तो 2/2 है, फिर एक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है तो 2/1 है। तो देख रहे हैं 2 2 दोनों मैच करेगा, यानी पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो से मैच कर रहा है। तो अगला जो मैट्रिक्स मिलेगा किस ऑर्डर का मिलेगा 2/1, देखिए ऑलरेडी है पहले से। वैसे ही यहाँ पे आएगा तो ए आपका किस ऑर्डर का है तो 3/3 ऑर्डर का है, और एक्स किस ऑर्डर का है तो 3/1 ऑर्डर का है। तो देख रहे हैं दोनों मैच करेगा, यानी अगला मैट्रिक्स बी जो मिलेगा 3/1 ऑर्डर का मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा इस C1 C2 यानी मैट्रिक्स बी आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो राइट साइड में हमको ऐसा ही मैट्रिक्स D1 D2 D3 मिल जाएगा। इस इक्वेशन का हेल्प कर लेंगे तो वहाँ से हमको फाइनली मिल जाता है कि एक्स किसके इक्वल होता है तो बी के इक्वल होता है। अब हम लोग अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं कि ए का क्या वैल्यू होगा, यानी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, और उसी डिटर्मिनेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, कब हम लोग सॉल्व करेंगे कब नहीं करेंगे, इन सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रैक्टिस करा देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला केस हमारा आता है, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आपका 2/2 का हो चाहे 3/3 का, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0, आपका अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो उस सिचुएशन में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। लिखेंगे देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी ए इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक्स जो है किसके इक्वल है
तो बी के इक्वल है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड जो है ए इन्वर्स से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से ए इन्वर्स इंटू एक्स और इधर हो जाएगा ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स इसलिए किए हैं कि ए इन्वर्स और ए को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक साथ रख सकते हैं। एक्स इधर आ जाएगा और इधर आपका ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको पता होगा पहले से कि ए इन्वर्स इंटू ए का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इंटू एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, तो एक्स ही आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए इन्वर्स बी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ से एक्स वाई अगर डबल वेरिएबल में तो निकाल सकते हैं और ट्रिपल वेरिएबल में तो एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है कि x इक्वल टू ए इन्वर्स बी होगा। कब यूज करेंगे इसका, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। इसके लिए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा और b दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिक्स x के साथ इसको इक्वेट कर लेंगे। तो डबल वेरिएबल होगा तो एक्स वाई मिल जाएगा और ट्रिपल वेरिएबल होगा तो एक्स वाई जेड तीनों मिल जाएगा। अगले वीडियो में इसमें प्रैक्टिस करा देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बोला जाएगा कि इस सिचुएशन में सोल्यूशन कैसा होगा, तो इस सिचुएशन में यूनिक सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन मिलेगा। अगर डबल वेरिएबल में है तो एक एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक वाई का मिलेगा। ट्रिपल वेरिएबल में तो एक्स वाई जेड तीनों का एक एक वैल्यू मिलेगा, यानी यूनिक सोल्यूशन है। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंसिस्टेंट बोलते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आइए अब आते हैं अगले केस में। अब अभी तो हम लोग देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो था तो ऐसा काम हुआ है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है जीरो के इक्वल आ जाएगा। लिखेंगे व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो, देन उस सिचुएशन में क्या होगा कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इन्वर्स जो है आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तब उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, तो फिर से दो केस बन जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो है तब तो इतना काम कर लिए, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल आ गया जीरो के तो दो केस बनेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो मैट्रिक्स ए जो है उसका एडजॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं सबसे पहले, तो एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी, यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसा हुआ, लिखते हैं व्हेन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल जीरो, यानी एडजॉइंट ऑफ ए और बी दोनों का प्रोडक्ट कर लिए, जीरो के इक्वल नहीं आया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देन लिखेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन। उसके पास जो है कोई सॉल्यूशन उसके बाद नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। इसको कब चेक करना है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाता है। अब मान लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल जीरो आ गया तब तो आपका नो सॉल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल जीरो आ जाए, तब उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले बताएं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालनी है नॉट इक्वल जीरो है तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ गया तो इसके बाद हमको दो काम करना पड़ता है, मतलब दो केस में जाना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। अगर नॉट इक्वल जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन यानी इनकॉन्सिस्टेंट। अगर इक्वल जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। इन दोनों केस में हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ लिख करके छोड़ देते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस पर सही से प्रैक्टिस हो जाए तो इसके लिए आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के प्लेलिस्ट में जा करके इसके नेक्स्ट वाला वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।